काश। सुधा जल्दी करो, देरी हो रही है मुझे। ना जाने क्या करते रहती हो, तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता। सुदीप ने आवाज लगाई तो सुधा जल्दी जल्दी लंच बॉक्स पैक कर किचन से लगभग दौड़ती हुई बाहर आई। सॉरी सुदीप, आज सुबह नींद ही नहीं खुली, जल्दी थोड़ा लेट हो गया। तुम्हारा तो रोज का है, सुदीप ने गुस्से में जवाब दिया और ऑफिस जाने के लिए निकल गया। सुधा बुझे मन से वहीं खड़ी सुदीप को जाते हुए देखती रही। काश सुदीप एक बार ऑफिस जाते हुए मुड़कर देख ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुधा अपने मन को समझाते हुए अंदर आ गई और बच्चों को स्कूल जाने की तैयारी में लग गई। बच्चों के जाने के बाद वह घर की साफ सफाई और बाकी के काम करती थी। आज घर की सफाई करते करते वह आईना साफ कर रही थी कि उसने अपने आप को देखा। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद आईना देख रही हो। कभी घंटों तक आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करने वाली आज खुद को ही पहचान नहीं पाई। सुनी आंखें जिसके नीचे काले घेरे हो गए हैं, रूखा चेहरा जिस पर ध्यान नहीं देने से आने वाली झुर्रियां उसे उम्र से अधिक बड़ा बताने लगी। उसके सुंदर घने काले लंबे बाल जिससे कभी सुधा को इतना प्यार था कि उसे घंटों सवारा करती और किसी को छूने नहीं देती, आज उनका इस तरह से बेतरतीब बंधा जुड़ा देखकर बहुत तकलीफ हुई। आज अपने आप को आईने में देखकर ऐसा महसूस हुआ कि जिसके लिए मैंने अपने आप को मिटा दिया उसके नज़र में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है। सुधा का मन अतीत के उन गलियारों में भटकने लगा जिसमें सुधा की हंसी, खिलखिलाहट, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, उनके साथ घूमना, अपने पसंद के सारे काम करना जिसका उससे मन करता था। उसका सुंदर रूप जिसे देखकर दादी हमेशा कहती थी, तू तो चांद का टुकड़ा है लाडो, तुझे तो वर कर ले जाएगा, वो बड़ा ही भाग्यशाली होगा। पढ़ लिख कर हमेशा अपना एक नाम, एक वजूद बनाने चाह न जाने कब और कहाँ खो गई इन जिम्मेदारियों के बीच। आज उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे सुधा तो कब की मर चुकी है, यह तो सिर्फ एक चलती फिरती जिंदा लाश है। सब कुछ खोकर भी कुछ न होने का कांटा सा चुभने लगा। तभी फोन की कर्कश ध्वनि सुधा को वर्तमान में ले आई। उसने फोन में देखा सुदीप की फोटो उसमें चमक रही थी। सुंदर मुस्कान के साथ उसने उठा लिया और जैसे ही हेलो कहा उधर से आवाज आई, इतनी देर क्यों लगाती हो फोन उठाने में सुधा, क्या कर रही थी? जी वो अच्छा सुनो, शाम को मेरे कुछ फ्रेंड आने वाले हैं तो उनके लिए भी डिनर बना लेना और मैंने कुछ सामान भेजा है उसे ले लेना, ठीक है? इतना कहकर सुदीप ने फोन काट दिया। सुधा कुछ देर फोन को देखती रही, फिर तैयारियों में लग गई। बच्चों को जल्दी डिनर कराकर उसने रूम में भेज दिया और खुद भी तैयार होने चली गई। तैयार होकर जैसे ही आई कि बाकी के सारे काम कर लूं, तभी दरवाजे की घंटी बजी। देखा तो सुदीप थे। सुधा को देखते ही बोले, तुम कहीं जा रही हो क्या? सुधा, नहीं तो आपने कहा था कि मेहमान आने वाले हैं डिनर के लिए, इसलिए चेंज कर लिया। तुम्हें उनके सामने बैठना तो है नहीं, फिर यह सब करने की क्या जरूरत थी? सुदीप कहते हुए रूम में चला गया। सुधा समझ ही नहीं पाई कि क्या कहे। बालों का जोड़ा बना, कमर में साड़ी का पल्लू लपेटकर फिर किचन में लग गई। थोड़ी देर बाद सारे गेस्ट भी आ गए। फिर सबका नाश्ता और औपचारिकता मुलाकात के बाद सुधा डिनर की टेबल पर लगाने लगी। सभी खाने का आनंद ले रहे थे और गपशप कर रहे थे कि ऑफिस में काम करने वाली लड़कियां की बात छिड़ गई। उनके कपड़े, उनके श्रृंगार, उनके चाल चलन का न जाने क्या क्या चर्चा का विषय होने लगा। एक ने कहा, लड़कियों को ऑफिस में काम ही नहीं देना चाहिए, वो घर के काम ही करते ठीक लगती है। तभी सुदीप ने कहा, सही कह रहे हो, उन्हें जितना बांध करोगे उतना ही समाज सही रहेगा, क्राइम कम होगा। मुझे तो पहले का ही रिवाज ठीक लगता है, घूंघट करके जब औरतें रहती थी, घरों से बाहर नहीं जाती थी और जब जाती भी थी तो किसी के साथ जाती थी। अब बाहर निकलकर कौन सा तीर मार लेती है। आज भी तो घर का सारा भार हम पुरुष ही उठाते हैं, तो क्या जरूरत है ये सब महिला सशक्तिकरण का नाटक करने का? फिजूल का सबका दिमाग खराब कर रखा है। आज सुधा को सुदीप के विचारों को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जिंदा भट्टी में उसे झोंक दिया है। उसके अंदर जैसे ज्वालामुखी फटने लगा। वह अपने आप को रोक नहीं पाई, क्योंकि बात सिर्फ उसके अपमान की नहीं थी, बात समस्त स्त्री जाति के सम्मान की थी। बड़े सुंदर विचार हैं तुम्हारे सुदीप, और तुम्हारे इन मित्रों के भी। तुम लोगों को लगता है कि हम औरतें क्या करती हैं?
काश तुम लोग ये समझ पाते कि औरत ईश्वर की सबसे खास रचना है। तुम लोगों को तो जरा सी चोट लग जाए या एक हड्डी टूट जाए इतना चिल्लाते हो। काश वह दर्द महसूस कर पाते जब हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, जो 20 हड्डियों के एक साथ टूटने का बराबर दर्द होता है। उस पर यह सुनने को मिलता है कि औलाद पैदा करके कोई महान काम नहीं किया। तुमने कभी ऐसा घर से निकाल देने की तो कभी उसे तलाक देने की धमकी देते हो, और अगर इससे भी संतुष्टि नहीं मिलती तो उसके माँ बाप को बुलाकर उन्हें जलील करते हो। लोगों को क्या लगता है कि औरत कोई खिलौना है जिसे जब चाहा खेला और तोड़कर फेंक दिया। अकेली औरत को देखकर तुम पुरुष उस पर दानों की तरह टूट पड़ते हो। हम तो ऐसा नहीं करते। अकेले पुरुष को देखकर तुम पुरुष कहीं भी अपनी पैंट खोलकर लघुशंका करने के लिए खड़े हो जाते हो, और दोष हम औरतों पर कि हम समाज को दूषित कर रही हैं। अगर यह कह दे कि हमारा तन मन हमारा है, इस पर हमारा पूरा अधिकार है, हम जिसे चाहें तो समाज और मर्यादा का उल्लंघन है। सिर्फ औरतें ही विवाह के समय दान में क्यों दी जाती हैं, मर्द क्यों नहीं? क्योंकि मर्दों में दूसरे का घर बसाने की शक्ति ही नहीं है। अपनी कोख से बड़े बड़े वीर, पीर, पैगंबर जनती है। फिर भी यह पुरुष समाज कहता है औरत नर्क का द्वार है। उसे जन्म से चुप रहना सहना सिखाया जाता है। जहाँ उसने अपने सम्मान और रक्षा के लिए आवाज़ उठाई, मार दी जाती है। अपने वत्सल और छाती से जीवन सींचती है, और उसी छाती के कारण तुम जैसे लोगों की गंदी नज़रों का शिकार होती है। उसे तार तार कर अपमानित कर सड़कों पर फेंक देते हो। जिससे प्रेम करती है उस पर आंखें बंद कर विश्वास करती है, यही उसका गुण है। लेकिन तुम जैसे लोग किसी का स्वांग रच कर उसे ठगते हो। काश कि तुम लोग समझ सकते कि औरत क्या है। काश औरतों को तुम लोगों की तरह छल करना आता, तो आज इस तरह यहाँ बैठकर बातें नहीं बना रहे होते। तुम जैसे खोखले विचारों वाले लोगों के बीच खड़े होने में भी मुझे घुटन हो रही है। कहते हुए सुधा लोन की खुली हवा में सांस लेने चली थी। सुदीप और उसके मित्र वहीं सिर झुकाए शर्म से बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे आज उन्हें किसी ने आईना दिखा दिया, और वह आईना में अपना चेहरा